कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता क्या है? कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। क्या है? एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया था। क्योंकि आइडियोलॉजिकल यानी कि दोनों की विचारधारा, दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे, दोनों की मेंटेलिटी अलग अलग थी। एक फॉलो कर रहा था कैपिटलिज्म को, एक फॉलो कर रहा था सोशलिज्म को। तो जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था वो था अमेरिका, और जो सोशलिज्म को फॉलो कर रहा था वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर को आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच में लड़ा गया है विचारधाराओं को लेके। ठीक है, ये देखिए लाइन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, कोल्ड वॉर इज अ स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स। क्लियर है? कोल्ड वॉर क्या बोल रहा है? कोल्ड वॉर इज अ टेंशन, स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर अलॉन्ग विद ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्लियर है? इन सब ने मिलके किसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन सब ने मिलके किसके अगेंस्ट वॉर किया? ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड फॉट विद अगेंस्ट, ध्यान से देखिए, अगेंस्ट एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स में कौन कौन आती हैं? जर्मनी, इटली एंड जापान, ये आती हैं एक्सेस पावर के अंदर में। ठीक है, अब एक्सेस पावर थी और जो अमेरिका, फ्रांस, ये सब कंट्रीज थी, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया अलाइज पावर्स। क्या बोला गया? अलाइज पावर्स। अलाइज पावर्स और एक्सेस पावर के बीच में लड़ाई हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके बाद स्टार्ट होता है 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। 1939 टू 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते के साथ ही स्टार्ट होता है हमारा कोल्ड वॉर, जो कि 45 ईयर्स तक लड़ा गया। अब क्या यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कोल्ड वॉर इज नॉट अ डायरेक्ट और एक्चुअल वॉर। क्लियर है? कोल्ड वॉर इज नॉट अ डायरेक्ट और एक्चुअल वॉर। कोल्ड वॉर कभी भी सीधी और वॉर की लड़ाई नहीं होती है, वेपन्स का यूज़ नहीं किया जाता इसके अंदर। इसमें दो आइडियोलॉजिकल होती हैं जो इन दोनों के, जो कि आपस में कभी मेल नहीं खाती, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू। कोल्ड वॉर ऑरिजिन, मतलब कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यों हुई? पहली सबसे दिमाग में पहला क्वेश्चन हमारा ये आना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ गारंटी है बेटा कि 101% की आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो बना रहा हूँ वो 101% यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके। अगर आप देख लिए तो अब क्या बोल रहा है ये कि The Second World War had quite destructive. The war ended when USA dropped atomic bombs on the two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, forcing to Japan to surrender. Forcing Japan to surrender. अब ध्यान से सुनना जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा भी है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, क्लियर है? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ वो काफ़ी त्रासदी भरा, काफ़ी विनाशकारी भरा हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ हर सिटी, हर कंट्रीज़ को। क्योंकि भाई वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो किसी से भी रिलेटेड हो, समझ रहे हैं, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, तो उसमें क्या हुआ? इन सबको वॉर में क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो जब नुकसान होगा तो वो बिल्डिंग्स भी टूटी होंगी, लोग भी मरे हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों को नुकसान हुआ। अब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराए? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, क्यों अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? जापान की दो सिटीज़, जापानीज टू सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी की पर 1945 में बम से अटैक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका अपने पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को दिखाना चाह रहा था। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को क्या करना चाह रहा था? दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं सबसे सुपर हूँ, मैं सबसे क्या हूँ? मैं सुप्रीम हूँ।
ये अमेरिका ऐसा दिखाना चाह रहा था। और अमेरिका ने जानबूझकर किया था, अमेरिका ने क्या किया, सिटीज पॉइंट आउट दैट यूएसए, ठीक है, डेलिबरेटली ड्रॉप्ड द बॉम्ब्स एज सुन एज जापान वाज अबाउट टू सरेंडर। क्योंकि अमेरिका जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, और अमेरिका के पास इससे अच्छा ऑप्शन, इससे अच्छा मतलब आप बोलें कि इससे अच्छा मौका नहीं था अमेरिका के पास कि पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को प्रेजेंट करने का। क्योंकि अमेरिका किसे दिखाना चाह, मेन कौन थी, क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी जो इसकी एनिमीज कंट्री, द अमेरिकन इंटेंशन पर हैप्स वॉज टू हैट द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री inroads in Asia and other places. It wanted to prove that USA and USSR was supreme. क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? You to USA USSR that USA was supreme, USA was supreme, इस वर्ड पे जाना ध्यान से, है ना। ये अमेरिका बताना चाह रहा है कि भाई मैं सबसे ऊपर हूँ। क्यों बताना चाह रहा था? अमेरिका किसे दिखाना चाह, अमेरिका की एनिमीज कंट्रीज कौन थी? सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज एनिमीज थी उनको तो हटा दिया था, तो बची कौन सी है? एक ही कंट्री बची, और वो कौन थी? यूएसएसआर। अमेरिका यूएसएसआर को दिखाना चाह रहा था कि भाई तुझसे भी ज्यादा पावरफुल कौन है? मैं हूं। तू नहीं है इतना पावरफुल जितना पावरफुल मैं हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर तूने ज्यादा बोला तो मैं तेरे ऊपर भी अटैक कर सकता हूं। ये एक इनडायरेक्ट वे में दिखाना चाह रहा था अमेरिका ना यूएसएसआर को। और ऑफ कोर्स यूएसएसआर भी डरेगा ना, क्योंकि भाई यूएसएसआर ने देखा कि जापान के जिन शहरों पर उसने डाला वहां की आज भी पॉपुलेशन हैंडीकैप पैदा होती है। तो आप सोचिए कि 1945 में अटैक किया था और उसका इफेक्ट आज तक है, तो कितना खतरनाक बॉम्ब होगा उस टाइम पे। क्लियर है? एंड इटली, जापान एंड जर्मनी वीकेंड अदर बिग यूरोपियन पावर्स। क्लियर है? सारी की सारी जितनी पावर्स थी क्या सब क्या थी? वीक हो गई थी। इवन देन ब्रिटेन भी काफी कमजोर पड़ गया था। टू न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना, ये मैं लाइन मार्क कर रहा हूं। क्या बोल रहा है ये देखो, टू न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये दोनों बन गए हैं ग्लोबल स्टेज की सेंटर पावर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ये दोनों क्या बन गए हैं? सेंटर्स बन गए हैं। ठीक है, ये दोनों सेंटर बन गए हैं। अब अमेरिका ने क्या किया? both these superpowers had ability to influence events in any part of the world। किसी भी पार्ट को ये क्या कर सकते हैं? किसी पार्ट को भी ये हार्म कर सकते हैं। ये अमेरिका ने ये दिखा दिया था कि भाई, क्योंकि अमेरिका को चैलेंज कौन कर सकता है? यूएसएसआर। और यूएसएसआर को भी उसने अपनी पावर दिखा दी थी कि अगर तू भी ज़्यादा बोला तो मैं तेरे ऊपर भी ये बम से अटैक कर सकता हूँ। तो अमेरिका, यही रीजंस था ना कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में नहीं बन रही थी। ठीक है, अब देखते हैं, अब है कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, है ना। कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर के कॉजेज क्या थे, है ना, यानी कि इनके कारण क्या थे? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर ऑरिजिनेटेड ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस इन इंटरनेशनल scenario. The factors causing in the it were as follows। ठीक है, ये इंटेंशंस हैं किसके? अमेरिका की, मतलब नॉट अमेरिका के, कोल्ड वॉर के ऑरिजिन्स हैं, कॉजेज ऑफ ऑरिजिन्स हैं। पहला है आइडियोलॉजिकल डिवाइडेड। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताता जा रहा हूँ कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। क्या था? एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजिकल वॉर यानी कि दोनों की आइडियोलॉजिकल क्या थी? अलग अलग थी। ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजिकल क्या थी? अलग अलग। और हाँ, याद रखिएगा प्लीज़, जैसा मैं ये नोट्स बना रहा हूँ और आपको वीडियोस आपके पास जा रही है, जैसे मैंने बनाए हैं वैसे ही फॉलो करिएगा प्लीज़। ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। गारंटी है एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, गारंटी है 101%। लास्ट जो रिकॉर्ड है वो 95 है इन पॉलिटिकल साइंस। प्लीज़ इस रिकॉर्ड को आपको ब्रेक करना है। ओके, after the second world war Britain and France declined as superpowers। क्लियर है? ब्रिटेन एंड फ्रांस क्या बोल रहे हैं ना भाई, ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे? इनकी पावर क्या हो गई थी? डिक्लाइन हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस क्या हो गए भाई? ये तो बोल रहे हैं ना, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है,
डिक्लाइंड एज अ सुपर पावर्स, ये डिक्लाइन, दोनों डिक्लाइंड हो गए। द टू न्यू स्टेट्स, ध्यान से सुनिए, टू न्यू स्टेट यूएसए एंड यूएसएसआर रिप्रेजेंटिंग द कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एमर्ज्ड, क्या है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। इन दो विचार, ये दो विचारधाराएं थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि पूरा वर्ल्ड मुझे फॉलो करे और यूएसएसआर चाह रहा था कि पूरा वर्ल्ड मुझे फॉलो करे, क्योंकि इन दोनों के जितने दोस्त बनेंगे उतना ही वो कंट्री क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियर है, ऐसा इनका मानना था। रशिया वांटेड टू सपोर्ट कम्युनिज्म, ध्यान से देखिए, ये मैं, रशिया वांटेड टू सपोर्ट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, क्लियर है, while USA wanted to control the spread of communism और socialism। इसी को स्पेड यानी कि कंट्रोल करना चाह रहा था कौन, यूएसए नहीं चाह रहा था कि पूरा वर्ल्ड कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को क्या करे, सपोर्ट करे और लोग इसे लाइक करें। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका नहीं चाह रहा था कि पूरा वर्ल्ड रशिया को फॉलो करे और रशिया की जो आइडियोलॉजिकल है उस पर काम करे। कौन, पूरा वर्ल्ड। अमेरिका ऐसा नहीं चाह रहा था और इसी को कंट्रोल करना चाह रहा था कौन, अमेरिका। यही तो रीजन था कि अमेरिका ने यूएसए जापान की दो सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर बम से अटैक किया। क्लियर है, और क्यों किया, यूएसएसआर को अपनी पावर को दिखाना चाह रहा था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर areas of East Europe under the Soviet occupations, clear है। After the Second World War, areas of East Europe under Soviet occupation। Second World War के बाद क्या, देखो भाई, अमेरिका ने अमेरिका और यूएसएसआर, इन दोनों, ये दो सुपर पावर बची थी, तो अब इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को चलना था, ठीक है ना। और हुआ ये कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को बांट लिया। ईस्ट यूरोप किसके अंडर में आ गया, किसके अंडर में आया, सोवियत यूनियन के अंडर में आ गया। क्लियर है, केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। क्लियर है, दीज इंक्लूडेड ईस्ट जर्मनी, ठीक है ना, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया एटसेट्रा। कम्युनिज्म ऑल्सो स्पेयर टू नॉर्थ कोरिया एंड चाइना इन एशिया। ध्यान से सुनिए, कम्युनिज्म ऑल्सो स्पेयर टू नॉर्थ कोरिया एंड चाइना इन एशिया। यहाँ पर क्या चला गया, कम्युनिज्म चला गया। दिस अलार्म टू द यूएसए एंड लेड अ सीरियस आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। क्या बोल रहा है, दिस अलार्म, ये एक अलार्म था, एक हॉर्न था देने का, दिखाने का कि पूरे वर्ल्ड में इन दोनों के बीच में क्या आ गई है, दरार आ गई है। किसको लेके, पूरे, क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड हमें फॉलो करे, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। क्लियर, दिस मिसट्रस्ट इन रिलेशन बिटवीन बिगेन द कोल्ड वॉर। यही था, मिसट्रस्ट था ना इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या था, मिसट्रस्ट था। दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। दोनों को पता था कि अगर कहीं पर भी हम में से किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया तो वो उसे खा जाएगा। इसी चीज को लेते हुए इन दोनों के बीच में क्या हुआ, दरार आ गई। क्लियर है, कोई डाउट है। आगे हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसी का, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। क्लियर है, ट्रूमैन का सिद्धांत। अब ट्रूमैन कौन है, सबसे पहली बात ये आप थोड़ा आपके सिलेबस बुक में हो सकता है मिले भी और ना भी मिले मुझे, ठीक है, बट मेरे जो नोट्स हैं सफिशिएंट है, वो आप बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद रखिएगा। ट्रूमैन, ठीक है ना, द अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या है, कौन है ये, द अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टार्टेड अ प्रोग्राम। ध्यान से सुनिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टार्टेड अ प्रोग्राम कंटेनमेंट। क्या है, कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन बाय प्रोवाइडिंग एड टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। क्लियर है, सोवियत यूनियन बाय प्रोवाइडिंग एड टू वेस्टर्न यूरोपियन। क्लियर है, समझ में आ गया। अमेरिका, ट्रूमैन को पता था, ट्रूमैन को पता था कि अगर अभी इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड वेस्टर्न यूरोप किसकी तरफ है, अमेरिका की तरफ था,
और ईस्टर्न यूरोप किसकी तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। क्लियर है, कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू सी कल्पिन, द यूएसए वुड हेल्प एनी कंट्री, ठीक है, थ्रेटेंड बाय कम्युनिज्म सो दैट कम्युनिज्म डज नॉट एडवांस फर्दर इट इज कंटेन्ड। अमेरिका हर उस कंट्री की हेल्प करना चाह रहा था जो कि थ्रेट है, किससे डरी हुई है, थ्रेट किससे डरी हुई है, यूएसएसआर से। अमेरिका हर उस कंट्री की हेल्प करना चाह रहा था जो डरी हुई है, किससे डरी हुई है भैया, किससे डरी हुई है, यूएसएसआर से। क्लियर है? दिस हाउ एवर डिड नॉट हैपन, टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, क्लियर है, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस बाय द ब्लॉक्स, क्लियर है, बाय द ब्लॉक्स। जस्ट मिनट, एक बारी 2 मिनट होल्ड करिए, एक बारी। दो मिनट होल्ड करिए। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस बाय द टू ब्लॉक्स, ओके, टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस नाटो वाज फॉर्म्ड इन 1949। क्लियर। अब अमेरिका को पता था कि जो कंट्रीज मेरी तरफ आ रही हैं उन कंट्रीज को क्या चाहिए, उन कंट्रीज को एक ग्रुप में बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ग्रुप में नहीं बंधेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर नहीं आएंगी तो कोई भी अपनी मनमर्जी कर सकता है। और ये अमेरिका ने क्यों किया, नाटो को स्टैब्लिश करने का मेन रीजन ये था, मिलिट्री अलायंसेस तो है, अलायंसेस है, ये कोई शक नहीं है इसमें। बट जहां तक मुझे लगता है कि अमेरिका ऐसा चाह रहा था कि भाई अगर ये कंट्रीज को अगर एक साथ बांधना है, क्योंकि कोई कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट करके, कब कोई बनता है, कॉन्ट्रैक्ट करके। जैसे अगर आपने किसी कंपनी में काम करते तो वहाँ से आपसे एक टर्म एंड कंडीशन और एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है ना कि भाई इतने टाइम पीरियड के लिए आप नहीं छोड़ सकते। तो वैसे ही अमेरिका ने भी इन कंट्रीज को क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि आप सब किसके पार्ट बन गए हैं, नाटो के पार्ट बन गए। और नाटो के जो कंट्रीज पार्ट बनी है, अगर उन कंट्रीज के ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करती है, कोई भी कंट्री अगर अटैक करती है तो नाटो कि सारी कंट्रीज उसके ऊपर अटैक कर देंगी। क्लियर है? ऐसा ही 1954 was made an alliance in Southeast Asia. It's called Southeast Asian Treaty Organization. It's called सीटो। क्लियर है? अमेरिका ने फिर ऐसा ही एक ग्रुप बनाया, सीटो बनाया। अमेरिका ने ही एक ऐसा ग्रुप बनाया, नाटो बना 1949 में। इसका लीडर कौन था, यूएसए। और वैसे ही 1954 में साउथ ईस्ट एशिया के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन की जिसे बनाया सीटो। और 1955 में बगदाद पैक्ट के अकॉर्डिंग एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें सेंटो में क्या है, सेंट्रल एशिया, और सीटो में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइएगा कॉल करके, ठीक है? ओके, ठीक है। अलायंस अब वॉट डायरेक्टेड कंटेन द ग्रोथ ऑफ स्पीड ऑफ कम्युनिज्म। अब इन सब का मेन काम क्या था, देखिए यहाँ से, अमेरिकन अलायंसेस वर डायरेक्टेड टू कंटेन द ग्रोथ ऑफ स्पीड ऑफ कम्युनिज्म। इन सब का एक ही काम था, कम्युनिज्म को स्पीड होने से रोकना। एज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू सोवियत यूनियन केम अप विद द वार्सा पैक्ट। अब ये सोवियत यूनियन ने भी एक ग्रुप बना लिया। सोवियत यूनियन ने बोला भाई हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं नाटो की तरह ही, जिसका मेन सेम काम होगा, अगर कोई भी यूएसएसआर के फ्रेंड्स कंट्रीज के ऊपर, यूएसएसआर के साथ जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से अगर किसी भी कंट्रीज के ऊपर अगर कोई भी नाटो की कंट्री अगर अटैक करती है तो वार्सा पैक्ट की सारी कंट्रियां मिलकर उसके ऊपर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी। यही था वार्सा पैक्ट। क्लियर है? बोथ दीज अपोजिंग मिलिट्री ग्रुपिंग गेव अ बूस्ट टू द कोल्ड वॉर। क्लियर है?
अब ऐसे ही क्या बन गए, मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए थे। किसमें किसमें बन गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी कोल्ड वॉर के टाइम में। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ ना समझ आया हो तो ओके। आगे हम बढ़ते हैं कोल्ड वॉर। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर डेटरेंस। अब पूछ रहा है एक क्या है कोल्ड वॉर, एक न्यूक्लियर डेटरेंस। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या है, एक न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है, ध्यान सुनना इन दो वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए डेटरेंस का मतलब होता है अवरोध यानी कि परिरोधन यानी कि रोकना, ठीक है ना। द कोल्ड वॉर वॉज रिजल्टेड ऑफ द, ठीक है, रिवाइलरी बिटवीन द टू सुपर पावर्स। कोल्ड वॉर क्या है, दो सुपर पावर्स के बीच में क्या है, विरोध है। और कौन से किस चीज़ को विरोध है, लेके आइडियोलॉजिकल को लेके दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। द इनोवेशंस ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक, the innovation of nuclear and atomic bomb prevented a direct war। clear है, the innovation of nuclear and atomic bomb prevent a direct war, क्योंकि आप समझिए न्यूक्लियर वॉर ही, न्यूक्लियर बॉम्ब ही एक ऐसा बॉम्ब था जिसने कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने से बचा लिया। क्योंकि दोनों को पता था, हम दोनों के पास क्या है, दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और दोनों अगर कंट्रीज अगर अटैक करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो दोनों को ही एक बराबर नुकसान होगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटरेंस। क्या बोलते हैं, डेटरेंस। इसी चीज को हम डेटरेंस। द यूएसए द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब वुड हैव बीन कॉस्टली फॉर एनी कंट्री। लिख रहे हैं ना, द, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ये मार झेलना काफ़ी कॉस्टली था। क्योंकि लोगों को पता था अगर एटॉमिक बॉम्ब से अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो उसकी मार हर कोई झेल नहीं पाएगा। इसीलिए क्या हुआ, द लॉजिक, इसे लॉजिक डिटरेंस भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। द लॉजिक वॉज सिंपल सिंस बोथ पावर्स वर इन पोजिशंस of nuclear weapons capable of inflicting havoc and death, a hot war had to be avoided। ध्यान से सुनिए, देखिए लिखा है ना, ये क्या बोल रहा है, the position of nuclear weapons capable of inflicting havoc and death and hot war to be avoided, hot war to be avoided, hot war to be avoided, यानी अवॉइड कर रहे थे। क्योंकि इन्हें पता था ना भाई, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख चुके हैं कि इतना नुकसान हुआ है, उसके बाद हम इतना आगे बढ़ गए हैं, और आज हम दोबारा वो गलती हम दोबारा करें और हम सोचे कि भाई चलो अपने मतलब ईगो को लेके एक वॉर कर लेते हैं। तो इन दोनों को पता था कि वॉर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशंस नो कंट्री वॉन्टेड टू रिस्क अ वॉर। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, नो कंट्री, क्या बोल रहा है, ठीक है, नो कंट्री टू वॉन्टेड टू रिस्क अ वॉर जस्ट टू गेन पॉलिटिकल माइलेज बाय रनिंग द सोसाइटीज। इन्होंने कोई भी पॉलिटिकल लाभ, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कि भाई अपने पॉलिटिकल आर्ग्यूज को लेके इन्होंने कभी नहीं दिखाया कि हमें वॉर करना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया, कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ पे, ओके ओके ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम। अब हमारा आगे है ये क्या नाम है, मार्शल प्लान। क्या है अब मार्शल प्लान क्या था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मार्शल प्लान क्या था। मार्शल प्लान एक, सर जॉन मार्शल इनका पूरा नाम था। ट्रूमैन फैट दैट कम्युनिज्म डिड नॉट वेल, कम्युनिज्म डिड नॉट डिड वेल व्हेन पीपल वर पुअर एंड सफरिंग। ट्रूमैन को पता था कि लोग कम्युनिज्म को फॉलो कब करेंगे, जब पुअर गरीबी के दौर से गुजर रहे होंगे। क्लियर है, ट्रूमैन को पता था
कि सोशलिज्म की बातें लोग तभी करते हैं जब वो गरीबी की दौर से गुजर रहे होते हैं, गरीब, ठीक है। अब ऐसे में ट्रूमैन ने क्या लिया, ट्रूमैन ने बड़ी चालाकी से, क्लियर, इट कुड बेस्ट, बोल रहे हैं ना, इट कुड बेस्ट restricted by economic aid to build a possibility। क्लियर है। अब ट्रूमैन को पता था, और इसे कैसे रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्टेड बाय इकोनॉमिक एड, इस वर्ड पे जाना, बाय इकोनॉमिक एड टू बिल्ड अ प्रॉस्पेरिटी। इन 1947 मार्शल द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट है। मार्शल कौन थे, 1947 में मार्शल द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुट फॉरवर्ड अ प्लान टू गिव $1 billion ऑफ एड टू यूरोपियंस सो दैट इट कुड रिकवर फ्रॉम द शटरिंग इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अमेरिका को पता था कि भाई अगर इन कंट्रीज़ को अपनी तरफ लेना है तो इनको क्या करना होगा, इनको इनकी इकोनॉमिकल क्या करनी होगी, हेल्प करनी होगी, इनकी क्या करनी होगी, इकोनॉमिकल हेल्प करनी होगी। और इकोनॉमिकल हेल्प के लिए इन्होंने क्या किया, मार्शल जो स्टेट सेक्रेटरीट थे 1947 में यूएसए के, तो इन्होंने क्या, टू पुट फॉरवर्ड अ प्लान टू गिव $1 billion ऑफ एड टू यूरोपियन सो दैट इट कुड रिकवर फ्रॉम द shattering effects of the war। clear, if USA did not so it would have been left on its own face the USSR। clear है, कोई डाउट है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे, ओके, ठीक है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैड टू बी मेड स्ट्रॉन्ग, Western European countries had to be made strong enough to defend themselves। At this juncture, the Soviet intervention, the Czechoslovakia further strengthened the American determination to build up strong anti-communist countries by rescue and restoring prosperity in वेस्टर्न यूरोप। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ना समझ में आया तो, ओके, ठीक है। अब जैसे मार्शल प्लान अमेरिका ने किया था, ध्यान से सुनना, मार्शल प्लान जैसे अमेरिका ने किया था वैसे ही यूएसएसआर ने भी एक प्लान स्टार्ट किया। यूएसएसआर ने भी स्टार्ट क्या किया भाई, अब वेस्टर्न यूरोप की तो हेल्प कर दी थी अमेरिका ने, अब ईस्टर्न यूरोप भी तो बचा है ना, तो ईस्टर्न यूरोप के लिए रशियन मिनिस्टर मोल्टोव मेड अनदर प्लान फॉर इकोनॉमिकल रिवाइवल ऑफ ईस्ट यूरोप सिंस मार्शल प्लान डिड नॉट हेल्प दीज कंट्रीज बाय गिविंग एड। क्योंकि मार्शल प्लान ने तो वेस्टर्न यूरोप की हेल्प करी थी, ईस्टर्न यूरोप की तो हेल्प करी नहीं थी, तो ईस्टर्न यूरोप के लोग भी बोलने लगे कि भाई अमेरिका तो वेस्टर्न यूरोप की हेल्प कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप की हेल्प कर रहा है, पर वो ईस्टर्न यूरोप की हेल्प तो कर नहीं रहा। तो ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने क्या किया होगा, ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने बोला होगा भाई देख तू हमारा लीडर है तो तुझे भी हमारी हेल्प करनी होगी, अदरवाइज हम किसकी तरफ चले जाएंगे, अमेरिका की तरफ चले जाएंगे। तो रशिया ने बोला ठीक है कोई नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो मोल्टोव थे जो उस टाइम में मिनिस्टर थे रशिया के, उन्होंने क्या किया, दिस लेड टू intensification of Cold War rivalry between the two blocs, the communist led by the USSR and capitalist led by the USA। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं अब इसे, ये फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक जैसा भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा टॉपिक मैं भेजा हुआ था। तो मिलिट्री ग्रुप बन गए थे, बताया था ना अभी, यूएसए ने बनाया 1945 में, नाटो बना लिया था, ठीक है ना। यूएसए ने क्या बनाया, 1945 में नाटो बनाया, फिर से 1954 में सीटो बनाया, 1955 में सेंटो बनाया, ठीक है, और वैसे ही वार्सा पैक्ट बनाया था। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट हो तो बताइए, कुछ ना समझ में आया हो तो, ओके, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे बताइएगा ना फ़ोन करके, ओके, थैंक यू।